हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए दोस्तों फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2018 में पूछा गया था। यानी यहाँ पर जो आपको पेपर मिलेगा दोस्तों, ये आपका 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों का है। तो आराम से आप टॉपिक को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, आप लगातार सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जल का आयतन गर्म करने पर क्या होता है। यानी आपको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यदि आप वाटर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर देखिए 0 से लेके 4 डिग्री तक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आप यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है दोस्तों, यानी जो पानी का आयतन होता है वो आपका डिक्रीज़ होता है। आप ध्यान देंगे आपका घटेगा। और यदि आप बात करें दोस्तों 0 से लेकर 4 तक डेंसिटी की, जो डेंसिटी होती है यानी जो घनत्व होता है, ये दोस्तों आपका इंक्रीज़ होता है। यानी कि आप देखते हैं जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वॉल्यूम की हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, यदि आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। यदि डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों तो वहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 4 तक यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा कि वॉल्यूम आपका दोस्तों डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसके ऊपर आप जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लगातार इंक्रीज़ होता है। और यहाँ पर डिक्रीज़ क्या होगा दोस्तों, 4 के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको पूछा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कह देंगे वॉल्यूम दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि आपको दिया होगा 0 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 4 तक, तो वहाँ पर दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका बढ़ेगा, यानी कि बी वाला इंक्रीज़ में आप टिक कर देंगे यहाँ पे। यदि आपको डेंसिटी पूछा जाए दोस्तों, तो डेंसिटी के केस में क्या करेंगे आप, वहाँ पर आप कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यदि आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये लगातार दोस्तों डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ऊष्मा की एक संचरण विधि नहीं है। यानी आपको पूछा गया है विच वन इज़ नॉट अ हीट ट्रांसफ़र मेथड। यदि आप बात करें दोस्तों हीट ट्रांसफ़र मेथड की, तो ये दोस्तों आपकी मेनली 3 टाइप की होती है। पहला आपका होता है कंडक्शन यानी कि आप इसको कहते हैं चालन विधि के द्वारा दोस्तों ठोसों में, यानी कि जो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड में दोस्तों हीट का ट्रांसफ़र होता है। सेकंड वाला आपका आता है कन्वेक्शन यानी कि आप इसको कहते हैं संवहन के द्वारा दोस्तों लिक्विड में और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है। और थर्ड वाला आता है रेडिएशन यानी आप इसको कहते हैं विकिरण के द्वारा दोस्तों विदाउट मीडियम यानी कि बिना माध्यम के हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि आप देखते हैं सन से आने वाली जो लाइट होती है, यानी कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से रेडिएशन के माध्यम से ही अर्थ तक आता है। तो यहाँ पर आप कौन से वाले ऑप्शन में टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको शुरू वाले 3 दिए हैं दोस्तों, लेकिन चौथा वाला आपको प्रसारण दिया है। यानी ये दोस्तों एक प्रकार से कोई मेथड नहीं होती, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता डैश है। यानी आपको पूछा गया है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट टेम्परेचर इंक्रीजिंग। यदि आप दोस्तों टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर कहने का मतलब है दोस्तों जो अर्धचालक होते हैं, जो अर्धचालक होंगे यानी जो आपके कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आते हैं दोस्तों, वो आपके यहाँ पे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें दोस्तों अर्धचालक की, तो जब आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों, यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इनका मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होगा यानी कि जो गति होगी दोस्तों, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो धारा होती है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी आप कह देंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो कंडक्टिविटी यानी कि जो चालकता होती है, चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और आपको मालूम होगा कंडक्टिविटी दोस्तों
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि प्रतिरोध की चालकता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों, तो यहाँ पर आर का मान क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आता है सेम, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा तरीका होता है पूछने का कि बताइए यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके प्रतिरोध पर यानी कि उनके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो आपका डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला दिखता है, पहले वाले में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्युत बल्ब जिस पर यह अंकित है 220 वोल्ट 100 वाट, यदि यह 110 वोल्ट पर कार्य करता है तो शक्ति व्यय क्या होगा। यानी आपको पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब वेयर इट इज़ प्रिंटेड 220 वोल्ट 100 वाट, इट इज़ वर्क ऑन 110 वोल्ट, फाइंड आउट पावर लॉस। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको पावर लॉस बताना है। यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट है दोस्तों बल्ब पे, यहाँ पर आपको बताया गया है जो बल्ब है दोस्तों उस पर प्रिंटेड है 220 वोल्ट और 100 वाट। आप जानते हैं दोस्तों वोल्ट हमेशा क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है पोटेंशियल को या फिर आप कहें विभवांतर को। तो यहाँ से आप मान लेंगे V इक्वल टू आपका दोस्तों 220 हो जाएगा बल्ब के लिए, इतना वोल्ट हो जाएगा। और यदि आप पावर जो वाट होता है दोस्तों, वाट हमेशा ही पावर का मात्रक होता है यानी कि शक्ति का मात्रक होता है। तो P इक्वल टू आपको दिया गया है 100 वाट है। तो ये दोस्तों आपकी रेंज है बल्ब की जो जितने पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे इतने पे दोस्तों, यानी कि इस वाली रेंज पे जो प्रतिरोध का मान होगा क्या होगा। R इक्वल टू आपको मालूम होगा दोस्तों ओम के लॉ से, R इक्वल टू होता है आपका V/I। और आप जानते हैं पावर इक्वल टू होता है VI, यानी यहाँ से दोस्तों आप I का मान यहाँ से रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, I इक्वल टू यहाँ से आपका आता है V/R, यानी यहाँ पर आप रखेंगे V इंटू V/R इक्वल टू आपका V²/R मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों प्रतिरोध को, यानी कि R का मान क्या होगा। R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V²/P। और आप देखते हैं V का मान दोस्तों आपको यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर आप 220 रखेंगे इंटू 220 और डिवाइड कर देंगे दोस्तों आप P से, यानी कि शक्ति आपको दी गई है 100 वाट। तो आप 100 वाट का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो काटने पे क्या मिलेगा आपको, देखिए 22 गुणा 22 यानी कि 22 इंटू 22 दोस्तों इतना ओम यहाँ पे आपको प्रतिरोध मिलता है। यानी कि इस वाली रेंज के लिए दोस्तों इतना प्रतिरोध लगेगा, यानी कि इतना रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको चूँकि पावर निकालनी है कितने पे, 110 वोल्ट पे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, V इक्वल टू आप 110 पुट करेंगे वोल्ट, और आप R के स्थान पर रखेंगे 22 इंटू 22 ओम। तो आपको P निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं P इक्वल टू होता है दोस्तों VI, या फिर आप कह सकते हैं V²/R। तो यहाँ पर आप मानों को रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए V के स्थान पर दोस्तों आप रखेंगे 110 इंटू 110 चूँकि आपका स्क्वायर है, डिवाइड कर देंगे आप 22 इंटू 22। तो काटने पे क्या मिलेगा आपको, देखिए काटिए यहाँ पर आपका 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पे भी काटने पे 5, यानी 5 गुणा 5 आपको मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 25 यानी कि 25। यानी कि दोस्तों पावर जो इतने रेंज पर लगेगी वो आपकी 25 वाट लगेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में 25 वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन क्रिया निम्न में किस में होती है। यानी आपको पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैपेंड। यदि आप बात करें दोस्तों न्यूक्लियर फिशन यानी कि विखंडन की रिएक्शन किन में होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर एक आप यूरेनियम का न्यूक्लियाई लेते हैं और यदि आप दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये ब्रेक होने के बाद में अलग अलग न्यूक्लियाई में दोस्तों ब्रेक होता है इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पर दोस्तों एनर्जी रिमूव होती है और साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये दोबारा से यहाँ पर बम्बार्डमेंट करेंगे और दोबारा से दोस्तों ये लगातार चेन रिएक्शन होती रहती हैं और यहाँ पर आपको लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपकी फिशन वाली यानी कि विखंडन वाली एटम बम होती है। एटम बम यानी कि दोस्तों जो परमाणु बम होता है, जो परमाणु बम होता है दोस्तों, वहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा एटम बम यानी कि परमाणु बम।
यदि आप बात करें दोस्तों, जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब होती है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होगी वहाँ पर होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न की, यानी दोस्तों यहाँ पर नाभिकीय संलयन वाली रिएक्शन होती है। और आपको मालूम होगा जो हाइड्रोजन बॉम्ब होती है एटम बॉम्ब से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि आपको नाभिकीय संलयन पूछा गया होगा, ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। और यहाँ पर देखिए सन में भी यही होता है, क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए सन में यानी सूर्य में कौन सी वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो हाइड्रोजन होते हैं लगातार वो आपके हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे, गिरते हुए पिंडों की क्या विशेषता होती है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉलिंग फ्रीली ऑब्जेक्ट। यदि आपका दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लीजिए एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका दोस्तों फ्री फॉल कर रहा होता है। फ्री फॉल कहने का मतलब है, यदि आप हिंदी में देखें तो आप मुक्त पतन कह सकते हैं। तो ऐसे पे देखिए दोस्तों, ऐसे वाले केस में क्या होता है, जो पिंड होता है वो आपका अंडर ग्रेविटी यहाँ पर गिर रहा होता है। इस पर जो फोर्स लगेगा दोस्तों वो आपका केवल इसके भार के कारण लगेगा, यानी इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इनका सेम एक्सेलरेशन होता है, यानी कि समान क्या होता है दोस्तों, त्वरण यहाँ पर रहता है। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिया है त्वरण, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इनका क्या होगा, समान दोस्तों एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। तो आप ए में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज पावर इज़ -2 डायोप्टर। पहले आप यहाँ पर समझ लेंगे दोस्तों, जो डायोप्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये आपका लेंस की पावर का मात्रक होता है, यानी कि यूनिट होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको P इक्वल टू दिया है, पावर इक्वल टू आपका 2 डायोप्टर दिया है माइनस का। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो माइनस है दोस्तों ये क्या शो करता है, ये बताता है कि आपका जो लेंस होगा दोस्तों क्या होगा, कॉनकेव होगा, यानी कि अवतल लेंस यहाँ पर होगा। क्योंकि अवतल लेंस की दोस्तों जो पावर होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है P इक्वल टू -2 डायोप्टर, तो F इक्वल टू आपको निकालना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो फोकल लेंथ होती है लेंस की और जो पावर होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ ऑलवेज होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। यानी यहाँ पर F इक्वल टू होता है दोस्तों 1/P, यानी P बराबर आपका 1/F। तो आपको निकालना है, चूँकि F निकालना है तो यहाँ पर आप लगा देंगे फॉर्मूला F इक्वल टू दोस्तों 1/P। तो P का मान आपने देखा -2 है, तो काटने पे दोस्तों क्या मिलेगा आपको, 0.5 आपका माइनस में आएगा। और हमेशा ही आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी मीटर में होती है, यानी कि यहाँ पर आपका 0.5 मीटर आपको मिलता है, लेकिन आंसर आपको दिया है देखिए सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे आप 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर आपको मिलेगा दोस्तों -50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आपको 50 सेंटीमीटर मिलती है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में घूम रहे पिंड की कक्षीय चाल क्या होगी। यानी आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द प्लैनेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लैनेटरी मोशन हो रहा है। यहाँ पे ये आपका कोई प्लैनेट है दोस्तों, यानी कोई ग्रह यहाँ पे है और ये घूम रहा है कक्षा में, यानी कि ऑर्बिट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेस्टिनेशन मान लेंगे r, और इसकी वेलोसिटी को आप v मान लेंगे और मास m मान लेंगे, स्मॉल वाला m यहाँ पर आप मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको बताना है इसकी प्लैनेटरी मोशन को, यानी कक्षीय चाल को, प्लैनेटरी जो मोशन होती है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे देखिए अभिकेंद्र बल के कारण यहाँ पर होती है। यानी कि एक प्रकार से आप देखेंगे, जो यहाँ पे सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स होता है दोस्तों, इसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल के कारण ही ये पिंड लगातार घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको दोस्तों वेलोसिटी को निकालना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अंदर की ओर खींचेगा, ये दोस्तों आपका इक्विवेलेंट आप मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी जो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल है वो दोस्तों आपका अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। और जब ऐसी वाली कंडीशन होगी तो ही यहाँ पे ऑर्बिट में घूम पाएगा।
तो आप इसी कंडीशन को लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो एफ जी होगा दोस्तों इक्वल होगा एफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के, यानी कि प्लैनेटरी मोशन के। तो यहाँ से आप फॉर्मूला रखेंगे, एफ जी आपको मालूम होगा जी एम मान लेंगे अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि अभिकेंद्र बल है, और ये आपका दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल होगा, तो वी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वी इक्वल टू दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे जी एम अपॉन, ये आपका प्लैनेटरी मोशन हो जाएगा, यानी कक्षीय चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे यहाँ पर सी वाले में, सी वाला राइट होगा। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट सेकंड किसकी इकाई है, यानी आपको पूछा गया है वाट सेकंड इज़ यूनिट ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों वाट सेकंड की, तो आप जानते हैं जो वाट होता है पावर का मात्रक होता है, यानी शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, और सेकंड काहे का होता है, टाइम का, यानी कि समय का। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर होता है वर्क, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी। यानी यदि आपको कार्य निकालना होगा तो वहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप P इंटू टी करते हैं, P इंटू टी इक्वल टू आपका W होता है, या फिर आप कहें दोस्तों आपका E होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो पावर इंटू टाइम, यानी कि दोस्तों आपका वाट इंटू सेकंड है, वो यूनिट हो जाएगी ऊर्जा की या कार्य की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए कार्य अथवा ऊर्जा, यानी कि वर्क और दोस्तों एनर्जी। तो आप बी वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संरक्षी बलों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन का मान क्या है, यानी आपको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दोस्तों जो, या फिर आप कह सकते हैं संरक्षी बल जो होते हैं। संरक्षी बल कहने का मतलब है दोस्तों, माना यहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, यहाँ पर आपने F1 लगाया, यहाँ पे F2 लगाया, यहाँ पे F3 अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पे जो सारे बल होंगे दोस्तों, यदि आप इनका टोटल समीशन करेंगे, यानी आप इनका दोस्तों समीशन ऑफ F करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैलेंस, यानी कि संतुलित यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है दोस्तों, ये आपके सारे बल जो होते हैं एक दूसरे के परिणाम को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कोई भी विस्थापन नहीं मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट दोस्तों वहाँ पे क्या रहेगी, अपनी जगह पर ही स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो विस्थापन होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे टिक करेंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्लाइन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या संबंध है, यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिट वेलोसिटी। यदि आप बात करें दोस्तों, जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप आपने देखी दोस्तों जो फ्लाइन वेग होता है, फ्लाइन वेग कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा वाला वेग, यानी ऐसी वाली वेलोसिटी। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, यदि आप दोस्तों यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकें जो आपका m मास का ऑब्जेक्ट है, तो आप दोस्तों ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे, ऐसी वाली वेलोसिटी के साथ में फेंकेंगे, ताकि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो पिंड है वो अर्थ की ग्रेविटी से, यानी ग्रेविटेशनल एरिया से दोस्तों बाहर हो जाना चाहिए, यानी कि ये दोस्तों आपका दोबारा से अर्थ में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे वाले वेग को दोस्तों आप क्या कहेंगे, ऐसे वाले वेग को ही आप लाइन वेग कहते हैं, यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, यानी जो कक्षीय चाल होती है, और जो फ्लाइन वेग होता है यानी कि एस्केप वेलोसिटी होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपने निकाला था, जो यहाँ पर दोस्तों आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकाला है थोड़ी देर पहले, जो कि आपने देखा था v ऑर्बिटल इक्वल टू क्या था दोस्तों, ये आपका था यहाँ पे √GM/r था। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एस्केप वेलोसिटी को। तो यहाँ पर दोस्तों आप निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी को, यानी कि फ्लाइन वेग को। आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी कंडीशन देखिए क्या करेंगे आप, माना m मास का कोई पिंड आपने यहाँ पे लिया और आप इसको v वेलोसिटी के साथ में फेंकते हैं, तो यहाँ पर आपको इतना वर्क करना पड़ेगा
यानी इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी दोस्तों, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसकी कंडीशन होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पिंड की, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों इक्विवेलेंट होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी Gm/r और इक्वल टू आप कर देंगे 1/2 mv²। तो यहाँ से आप v को निकाल लेंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से दोस्तों आपको v इक्वल टू मिलेगा √2 Gm/r। अब देखिए आपको दोनों में रिलेशन बताना है। आपने देखा ऑर्बिटल वेलोसिटी दोस्तों आपकी ये वाली है, आपकी एस्केप वेलोसिटी है। तो दोनों में क्या रिलेशन दिखता है आपको, यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, जो आपका v एस्केप वेलोसिटी है वो आपकी इक्वल होगी √2 v0 के। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के दोस्तों √2 टाइम है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर आपको देखिए सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को तैयार करें दोस्तों आप, और लगातार आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे और हमारे साथ भी बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका शुरुआत में थोड़ा सा ये बोर्ड में थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आपको धीरे धीरे यहाँ पे अच्छी वीडियोस मिलेंगी और क्लियरिटी के साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।